चलिए जल्दी आप लोग जुड़ जाइए और बाकी शुरुआत करते हैं। आप देख रहे होंगे आज आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लेकर के आए हैं और इसमें देखेंगे कि आज टोटल जो है ना इकोनॉमिक्स पहला चैप्टर, ध्यान दीजिए ये क्या चीज़ है, ये इकोनॉमिक्स जो है ना ये अर्थशास्त्र, ये अर्थशास्त्र क्लास 10 का लेकर के आए हैं। कितना का? क्लास 10 का लेकर के आए हैं। ठीक है, इसमें पूरा चैप्टर हम लाइन टू लाइन पेज बाय पेज हम कल पढ़ाए थे, जो आप जा करके देख सकते हैं। कहाँ देख सकते हैं? तो हम लोगों का एगो चैनल आया है, क्या नाम है उसका? बोर्ड यात्रा, याद रखिए, बोर्ड यात्रा। आप YouTube पे इसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल जो है ना लिए थे इकोनॉमिक्स का फुल चैप्टर पेज बाय पेज, वहीं पे जाकर के हम कंप्लीट करवाए थे। और आज सोचे हैं कि पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया पेज बाय पेज, हर एक चीज कंप्लीट करवाए थे, उससे आप नोट भी बना सकते हैं। ठीक है, इस यही बोर्ड यात्रा पे आपको पूरा चैप्टर मिल जाएगा। और सोचे हैं कि आज जो है ना इस चैप्टर का जितने भी पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है ना, सिर्फ ऑब्जेक्टिव आज लेकर के आए हैं। ठीक है, यहाँ पे 35 गो ऑब्जेक्टिव है, बाकी आपको लगभग 50 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, बने रहिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 10वीं और 12वीं का टोटल विषय का यहाँ जो है ना फुल तैयारी करवाएंगे हम लोग, ताकि आप लोगों को अच्छे मार्क आ जाए। और देखते हैं आगे इस चैनल, ये चैनल हम लोगों का नाम है और चैनल का नाम है, और आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, यूट्यूब पर जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं आज। चलिए पहला चैप्टर में से उसमें हम पढ़े थे कि प्राथमिक क्षेत्र के बारे में पढ़े, तो वही में सबसे पहले देख लेते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र क्या होता है, उससे अभी आप क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए अब उसमें सबसे पहले देखेंगे कि अर्थव्यवस्था की संरचना। ध्यान दीजिए, अर्थव्यवस्था की संरचना, अर्थव्यवस्था की संरचना को 3 भागों में बांटा गया था। पहला था प्राथमिक क्षेत्र। पहला क्या था? प्राथमिक क्षेत्र। पहला क्या था? आप लोग कमेंट कीजिए, प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा था द्वितीयक। एक मिनट, यहाँ से इसको जो है ना, चलिए इसको हम थोड़ा साफ कर लेते हैं। और दूसरा था द्वितीयक क्षेत्र। अब तीसरा याद रखना है, तीसरा हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम रिवीजन करवा रहे हैं, क्योंकि चैप्टर फुल यात्रा मतलब बोर्ड यात्रा पे कंप्लीट कर चुके हैं और यहाँ पे हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव आज लेकर के आए हैं। तो अर्थव्यवस्था की संरचना को 3 भागों में है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम है कृषि क्षेत्र, याद रखिएगा। प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? कृषि क्षेत्र है। अब यहाँ से याद रखना है, द्वितीयक क्षेत्र का दूसरा नाम है औद्योगिक क्षेत्र, याद रखिएगा। द्वितीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? औद्योगिक क्षेत्र नाम है। और तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम है सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र। अब इसके अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या सब आता है वो सब जान लेते हैं। जैसे देखिए पशुपालन आ जाएगा, पशुपालन, और हो जाएगा मछली पालन। क्या आ जाएगा? मछली पालन हो जाएगा। और क्या आ जाएगा? खनन आ जाएगा, है ना। ये सब आपको आ जाएगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। अब यहाँ से देखना है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आ जाएगा? उद्योग संबंधित जितना भी आएगा ना सब हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र में, क्योंकि एक दूसरा नाम है औद्योगिक क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा सेवा क्षेत्र, जैसे हो जाएगा बैंक संबंधित हो जाएगा, शिक्षक हो जाएगा, हम लोग शिक्षक हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा परिवहन हो जाएगा। ये सब आपको आ जाएगा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पे आप क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पहला क्वेश्चन है कि निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता था, किसको? तो कृषि को। आंसर क्या हो जाएगा? कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अब यहाँ से याद रखिएगा कि अर्थव्यवस्था के बारे में अब याद रखना है क्या? अर्थव्यवस्था।
अर्थव्यवस्था। अब देखना है भैया अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो ये अर्थव्यवस्था आपको 3 प्रकार का होता है। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, याद रखिएगा। पहला क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पहला क्या हो जाएगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कमेंट कीजिए, पहला क्या हो जाएगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा हो जाएगा आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा क्या हो जाएगा? समाजवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? समाजवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। ध्यान दीजिए, तीसरा क्या हो जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। याद रखिएगा कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। अब यहां से देखना है ना, भारत में याद रखिएगा, ये भारत में जो है ना, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था था। ऐसे याद रखना है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, याद रखना। मिश्रित अर्थव्यवस्था है, कहने का मतलब है कि अभी समझा देते हैं। चलिए, कहने का मतलब है कि अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होगा? केवल निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, याद रखिएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी व्यक्ति का अधिकार होता है ना, उसी को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। समाजवादी अर्थव्यवस्था में याद रखिएगा सरकार का अधिकार होता है। केकर अधिकार होता है? सरकार का अधिकार होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में जिसमें निजी भी आए और सरकार भी आए, उसी को बोलेंगे क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत में जो है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि भारत में निजी व्यक्ति भी अपना कार्य जो भी चलाता है, ठीक है, और सरकार भी चलाता है। जैसे अस्पताल मान लीजिए, निजी व्यक्ति भी चलाता है और क्या कौन चलाता है? सरकार भी चलाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो आंसर क्या हो जाएगा? भारत में। आंसर हो जाएगा भारत में। अगला है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? अब इसको योजना आयोग के बारे में जानते हैं। योजना आयोग क्या है? योजना आयोग। अब देख लेते हैं योजना आयोग के बारे में, जानते हैं कि योजना आयोग आखिरकार होता क्या है, ठीक है, और उसका गठन किया गया तो कब किया गया? तो एक गठन किया गया था, योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को, याद रखिएगा। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। आप लोग बताइए, योजना आयोग का गठन कब किया था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। चलिए, एक भाई का कमेंट आ रहा है कि सर आपका शादी हो गया है। अरे भाई, क्यों ऐसे पूछ रहे हो? रिश्ता भेजने वाले हो क्या? चलिए, होता रहता है मजाक। और बाकी यहाँ देख लेते, पहले पढ़ लो और देख लेते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 ईस्वी को, और योजना आयोग को तोड़ कर किया, याद रखिएगा। योजना आयोग को तोड़कर नीति आयोग बनाया गया, याद रखिएगा। कौन आयोग बनाया गया? नीति आयोग बनाया गया। अब याद रखिएगा कि योजना आयोग का गठन पूछे तो याद रखना है कि 15 मार्च 1950। योजना आयोग का गठन पूछे तो 15 मार्च 1950। योजना आयोग को भंग करके कौन आयोग बनाया गया? नीति आयोग बनाया गया। अब यहां से देखना है कि नीति आयोग का गठन कब किया गया। अब आगे देखना है कि नीति आयोग का गठन कब किया गया। यहां देख लेते हैं, एक मिनट। चलिए, इसमें इसको साफ कर देते, आगे देख लेते हैं। नीति आयोग का गठन कब किया गया? नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2005। एक मिनट, इसको 1 जनवरी 2015 को याद रखेगा। नीति आयोग का गठन कब किया गया? नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2015 को। अब दोनों का पदेन अध्यक्ष, दोनों का पदेन अध्यक्ष
प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखिएगा। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखिएगा। दोनों के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और योजना आयोग के प्रथम पदेन अध्यक्ष, अब ये से याद रखना है, प्रथम पदेन अध्यक्ष कौन थे? प्रथम पदेन अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। पंडित जवाहर, कौन हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा कि योजना आयोग के प्रथम पदेन अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम पदेन अध्यक्ष हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग को तोड़ करके कौन आयोग बनाया गया? नीति आयोग। योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950। नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। दोनों का पदेन अध्यक्ष जो है ना प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। योजना आयोग का प्रथम पदेन अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये तो हो ही गया। चलिए आगे, भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 इसको किया गया था। अब जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? अब ये से देखिएगा कि अब ये से देखना है कि ये विकसित देश, एक याद रखना है कि विकसित देश, एक क्या याद रखना है? विकसित देश। एक मिनट, एक याद रखना है विकसित देश और एक याद रखना है अविकसित देश। अविकसित, विकसित और विकसित देश के बारे में। चलिए अब देख लेते हैं विकसित देश और अविकसित देश के बारे में, जानते हैं कि क्या होता है। चलिए विकसित देश के बारे में बोलेंगे कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा, याद रखना क्या होगा? राष्ट्रीय आय। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा, राष्ट्रीय आय क्या होगा? अधिक होगा, ज्यादा होगा, उसको क्या बोलेंगे? विकसित देश। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वह क्या कहलाएगा? विकसित देश कहलाएगा। अब वही में याद रखना है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होगा, जिस देश का राष्ट्रीय आय नीचे होगा, कम होगा, उसको क्या बोलेंगे? विकसित देश। चलिए उम्मीद करते कि समझ में आ रहा होगा और आ भी गया होगा। चलिए विकसित देश किसको बोलेंगे? तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा उसको विकसित देश, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होगा उसको क्या बोलेंगे? अविकसित देश बोलेंगे, याद रखिएगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं। चलिए तो वही बोल रहा है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय, एक मिनट, हाँ चलिए, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह क्या कहलाता था? विकसित देश कहलाता है। अब कमेंट कीजिए, जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होगा वह क्या कहलाएगा? और विकसित देश कहलाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 5वां नंबर, पिछड़ा राज्य किसको कहते हैं? इसको ध्यान दीजिए। पिछड़ा राज्य किसको कहते हैं? बिहार को। पिछड़ा राज्य किसको कहते हैं? बिहार को। क्यों कहा जाता है? आप ध्यान दीजिए। जैसे ही 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। बिहार से क्या हुआ था? बिहार से झारखंड अलग हुआ था। बिहार से क्या हुआ था? झारखंड। बिहार से झारखंड अलग हुआ था तो जितना भी खनिज सब था ना, सब झारखंड में चला गया। क्या क्या चला गया? खनिज चला गया, लौह तत्व चला गया। अब बताइए, ये मेन चीज सब जो है झारखंड में चला गया तो बिहार में भैया ज्यादा कुछ बचवे नहीं किया। इसीलिए क्या कहा जाता है कि पिछड़ा राज्य किसको कहते हैं? तो यहाँ आपके सामने आ गया है बिहार को। पिछड़ा राज्य किसको कहते हैं? बिहार को कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। एक मिनट, चलिए आगे देख लेते हैं। प्लास्टिक मुद्रा क्या है? तो प्लास्टिक, यहां से आ गया। प्लास्टिक मुद्रा क्या है? तो एटीएम कार्ड। प्लास्टिक मुद्रा क्या हो जाएगा? एटीएम कार्ड। एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। देखिए एटीएम याद रखना है। ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। याद रखिए ना, क्या एटीएम का पूरा नाम होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। चलिए आगे देख लेते हैं
कि एटीएम एक क्या है, तब एटीएम प्लास्टिक मुद्रा क्या है, एटीएम है, तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है, अब याद रखना है दूसरा है, किताब के अनुसार दूसरा है, लेकिन अब ऐसे में प्रथम स्थान पर चला गया है। भारत के लोग बड़ा मेहनती है भाई साहब, देख रहे हो, जनसंख्या के मामले में क्या किया है, प्रथम स्थान पर पहुंचा दिया है, समझ रहे हो ना। आप लोग ऐसे मत करना है ना, हम दो हमारे दो कहा जाता था, लेकिन अब हम दो हमारे एक आने वाला है, क्योंकि भारत का जनसंख्या इतना बढ़ गया है ना भाई, पैंट नहीं जुड़ेगा, है ना। चलिए, तो याद रखना है प्रथम स्थान पर आ गया है कौन, अब प्रथम स्थान पर भारत आ गया है, जो पहले चीन था ना, अब दूसरे स्थान पर चीन को छोड़ दिया है, ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन आ गया है, दूसरे स्थान पर चीन को छोड़ दिया है ना, अब पहले स्थान पर भारत आ गया। लेकिन किताबी अनुसार हमको लगाना है ना, तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है, ठीक है। एक मिनट, ये भारत का बात था ना, भारत का बात था, लेकिन ये बिहार का बोल रहा है, फिर भी यही होगा, बिहार का बोल रहा है, फिर भी क्या होगा, यही होगा। सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है, तो दूसरा याद रखना, सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है, दूसरा याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यह देखना है क्या कि बिहार में किसकी प्रधानता ज्यादा है, तो कृषि की। कृषि किसके अंतर्गत आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, किसके अंतर्गत, प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आ जाएगा, कृषि आ जाता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। चलिए आगे देख लेते हैं, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र, तो क्या हो जाएगा, तो कृषि हो जाएगा। अगला है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया, तो 15 मार्च 1950 को किया था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, ये आगे है कि ये तो हो गया। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है, तो कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, याद रखना है ऊर्जा के मुख्य स्रोत, ऊर्जा याद रखना है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत, मुख्य स्रोत, स्रोत कहने का मतलब साधन, स्रोत कहने का मतलब साधन, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोयला, क्या हो जाएगा, कोयला, कोयला हो जाएगा। 2 नंबर में हो जाएगा पेट्रोलियम, 2 नंबर में क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम, 2 नंबर में हो जाएगा पेट्रोलियम, और 3 नंबर में हो जाएगा प्राकृतिक गैस, 3 नंबर में क्या हो जाएगा, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक, 3 नंबर में प्राकृतिक गैस, या कहीं कहीं इसके जगह विद्युत भी रहता है, इसके जगह विद्युत भी रहता है। अब ये सब मतलब कोयला, पेट्रोलियम, एक मिनट, चलिए, ये कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है ना, ये तीनों मिल करके ईंधन, जीवाश्म ईंधन बनाता है, उस तीनों को क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, याद रखना। क्वेश्चन पूछेगा कि जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत क्या क्या आता है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या विद्युत, ये तीनों किसके अंतर्गत, जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, तो इसका आंसर तो हो ही गया कि सभी हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के मुख्य कितने प्रकार है, तो 3 हो जाएगा, पहले शुरू में बता दिया है। 4 भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1 मिनट, 4 भारत में, 1 मिनट, इसको ये 4 नहीं होगा, ये 4 टाइपिंग गलत है। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो पहले जो बोले थे कि नीति आयोग का योजना आयोग को तोड़ करके कौन आयोग बनाया गया था, नीति आयोग। नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को, नीति आयोग का गठन कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को किया गया था, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं, ये नंबर 10वां नंबर, जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की गति क्या है, तो जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की गति मंद है, जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की गति क्या है, मंद है। आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य होता है, जीविकोपार्जन। आर्थिक क्रिया क्या होता है, तो कल हम बोले थे किताब, इसीलिए बोलते हैं कि बोर्ड यात्रा पर जाइए और पूरा चैप्टर लाइन टू लाइन समझ लीजिए, ठीक है, और उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार का जो है ना पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे यहाँ पे हम। आर्थिक क्रियाएं किसको कहेंगे, यहां से याद रखना है, 1 मिनट, आर्थिक क्रिया याद रखना है कि आर्थिक क्रियाएं क्या होता है, आर्थिक क्रियाएं क्या होता है, तो वही में हम कल बताए थे, बहुत डिटेल से बताए थे कि जिससे हमको पैसा प्राप्त होगा, है ना, जिससे हमको क्या हो जाएगा,
मतलब वैसा काम जिससे हमको पैसा प्राप्त हो जाएगा, सब हो जाएगा, आपको हो जाएगा आर्थिक क्रिया हो जाएगा, जिससे हमको पैसा प्राप्त होगा, क्या कहलाएगा, आर्थिक क्रियाएं कहलाता है। ठीक है, अब भाई पैसा क्यों प्राप्त होगा, पैसा किस लिए प्राप्त होगा, तो जीवन यापन करने के लिए। तो यही यहाँ पर बोला गया है, यही यहाँ पर बोला गया कि आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है, तो जीविकोपार्जन है। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण क्या है, कारक क्या है, गैर आर्थिक कारक क्या है, तो तकनीकी विकास, क्या हो जाएगा, तकनीकी विकास हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या हो जाएगा 13 नंबर, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, ऑप्शन के हिसाब से देखना है। पहला है विद्युत, दूसरा मोबाइल, तीसरा कृषि, उपयुक्त सभी। तो इसमें याद क्या रखना है कि द्वितीयक क्षेत्र का दोसर नाम हो जाएगा उद्योग वाला क्षेत्र। क्या हो जाएगा, उद्योग संबंधित जितने भी आएगा ना, सब हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। तो पहला हो जाएगा विद्युत, आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत हो जाएगा। अगला है किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र, तो तृतीय क्षेत्र को पहले बोले थे, एक जो है ना दूसरा नाम है सेवा क्षेत्र, इसके अंतर्गत आ जाएगा परिवहन, इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, परिवहन हो जाएगा, शिक्षक हो जाएगा। हम लोग भी आप लोगों को सेवा ही कर रहे हैं, बस आप लोगों को मांग रहे हैं कि आप बोर्ड यात्रा पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शिक्षक हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, अस्पताल हो जाएगा, ये सब कितना क्या हो जाएगा, ये सब आपको हो जाएगा सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी कैसी, तो कृषि प्रधान। पहले बोले थे कल भी हम चैप्टर में विस्तार से बताए थे कि स्वतंत्रता से पहले जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, उससे पहले कृषि जो का बोलबाला था, है ना, भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, लेकिन अंग्रेज आया, फूट डालो और शासन करो की नीति करके और भारत को तहस नहस करके चला गया। चलिए आगे 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, तब प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति, सभी का आंसर हो जाएगा भैया, सभी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, तो श्रीलंका। किस देश का, श्रीलंका। अगला है यदि राष्ट्रीय आय की अपेक्षा जनसंख्या में वृद्धि दर का अनुपात अधिक हो, देखिए जनसंख्या में बोल रहा है वृद्धि दर अधिक हो, अब बताइए बुआ, जनसंख्या ज्यादा करेंगे तो प्रति व्यक्ति आय कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान के चलिए एक मिनट मान के चलिए, अगर किसी को जो है ना एक बेटा है, उसको 10 रुपया देंगे तो पर्सनल उसको हो गया। अब मान के चलिए किसी का 4 बेटा है, ठीक है, अगर 10 रुपया देंगे तो बटा ना जाएगा, इसलिए बोल रहा है कि जनसंख्या ज्यादा बढ़ाएंगे तो प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगा भैया, कम हो जाएगा, याद रखना। जनसंख्या बढ़ाएंगे प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगा, जनसंख्या घटाएंगे प्रति व्यक्ति आय ज्यादा हो जाएगा। जनसंख्या घटाएंगे तो प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि राष्ट्रीय आय की अपेक्षा जनसंख्या वृद्धि अधिक हो तब प्रति व्यक्ति आय ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन जनसंख्या वृद्धि दर कम हो तो प्रति व्यक्ति आय ज्यादा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 18 नंबर हो गया। अगला चलिए, फूट डालो और शासन करो, एक मिनट ये कहाँ से आ गया है, चलो ये फूट डालो और शासन करो किसकी नीति है, फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाई थी। अंग्रेज पहले बोले थे जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था ना, तब उससे पहले क्या हुआ था, अंग्रेज था, अंग्रेज जब आया था ना तब अंग्रेजों को आने से पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, उन्होंने ही फूट डालो और शासन करो की नीति अपना करके और पूरा तहस नहस करके चला गया। चलिए, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल क्या है, तब पहले बोले थे हम, कल हम बहुत डिटेल से बताए थे, पूरा जितना पंचवर्षीय योजना है ना पूरा हम समय काल जो है ना बोर्ड पर हम लिख के बताए थे। इसीलिए कहते हैं कि सबसे बेस्ट बोर्ड यात्रा, उस पे जाइए और देखिए कि कैसे बताए थे। चलिए, तो प्रथम जो है ना प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय काल था 1951 से 1956। प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या था, 1951 से 1956 हो जाएगा।
चलिए 1 मिनट हम बताइए दे। दूसरा का हो जाएगा 1956 से 1900 कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। तीसरा कितना हो जाएगा 1961 से 1966 हो जाएगा। अभी बीच में क्या होता है 3 वर्ष अवकाश। 3 वर्ष का क्या हो जाता है 3 वर्ष अवकाश यानी छुट्टी हो जाता है। अवकाश कब से कब तक छुट्टी, यानी 1966 से 1969 तक अवकाश हो जाता है। अब चौथी पंचवर्षीय योजना हो जाता है 1969 से 1974 ईस्वी के बीच में हो जाता है। पंचमी हो जाता है 1974 से 1978 ईस्वी तक। देखिए यहाँ पे एगो ट्विस्ट है, ये क्या आ गया। अब यह से देखना क्या है कि सब तो देखिए ये पंचवर्षीय योजना आपको दिख रहा है 5 वर्ष नहीं लिया गया है, 4 वर्ष है। तो ये से क्वेश्चन उठेगा कि कौन से पंचवर्षीय योजना है जो 5 वर्ष नहीं 4 वर्ष, 5 वर्ष नहीं 4 वर्ष का पंचमी पंचवर्षीय योजना है। चलिए अब यहां से इसको याद रखना है। अब देखिए ये 3 लगातार हुआ, 3 वर्ष का छुट्टी हो गया, 2 लगातार हुआ, फिर 2 वर्ष का छुट्टी हो जाता है, फिर बीच में क्या हो जाता है 2 वर्षों का अवकाश, 2 वर्षों का क्या हो जाता है अवकाश यानी छुट्टी। 1 मिनट 2 वर्ष का अवकाश यानी छुट्टी हो जाता है, 2 वर्ष का क्या हो जाता है अवकाश हो जाता है। चलिए मतलब 1900 कब से कब तक, इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, 1978 से लेकर और 1980 तक अवकाश चलता है, छुट्टी हो जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना होता है 1980 से 1985। सातवीं पंचवर्षीय योजना होता है 1985 से 1990। अब देखिए फिर बीच में 2 वर्षों का गैप हो जाता है, 2 वर्षों का अवकाश हो जाता है। 2 वर्षों का क्या हो जाता है भैया अवकाश हो जाता है। 2 वर्षों का क्या हो जाता है अवकाश होने के मतलब है कि 1990 से लेके और 1992 1 मिनट 1990 से लेके 1992 तक अवकाश चलता है। अंतिमी हो गया। अब अंतिमी पंचवर्षीय योजना यहाँ लिख देते हैं, अंतिमी हो जाएगा 1992 से 1997। अब यहाँ से सब में 5-5 जोड़ दीजिए आपको आ जाएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। यह बोल रहा था कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल क्या था, तो 1951 से 1956 हो जाएगा। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है, तो कृषि हो जाएगा। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है, तो कृषि हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। और 1 मिनट चलिए हो गया। 22 नंबर देख लेते हैं क्या बोल रहा है। 22 नंबर में एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है, तो लोक कल्याण पर। क्या हो जाएगा आंसर लोक कल्याण पर। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत, अंत नहीं पूछ रहा है, शुरुआत यानी 1951 में। अंत पूछे तो क्या हो जाएगा, अंत पूछे तो 1 मिनट अंत पूछे तो कब हो जाएगा 1956 में हो जाएगा। चलिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ था। याद रखना 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, 6 अगस्त 1952 को हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। बैंक उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो ये तृतीय क्षेत्र का। पहले बोले हैं कि बैंक के अंतर्गत आ गया, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। ठीक है। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का, पहले कल हम पूरा डिटेल से ही सब बताए थे, इसलिए बोर्ड यात्रा पर जाइए और वहां पे क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। 50 मिनट कुछ का है। ठीक है। पहला चैप्टर इकोनॉमिक्स का पूरा डिटेल में बताए हैं वहां पे। निजी व्यक्ति का अधिकार होगा तो किसमें होगा, 1 मिनट, निजी व्यक्ति का अधिकार होगा तो ये समाजवादी, इसमें टिक लगा है, ये नहीं होगा, पूंजीवादी हो जाएगा। निजी व्यक्ति के अधिकार, निजी संस्था का अधिकार हो तो पूंजीवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूंजीवाद। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। भाई चलो न रे, 1 मिनट, ये कहाँ से चला गया। चलिए तब तक थोड़ा पानी पी लेते हैं और आप लोग थोड़ा देखिए।
बहुत गर्मी है, देख रहे हैं लाइट इतना बढ़ रहा है ना, इसलिए। चलिए आगे देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है। चलिए, मनरेगा नरेगा, देखिए नरेगा या मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो आंसर लगा दीजिए 100 दिनों के लिए। नरेगा एक कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब पूरा देश लेवल पर है, ठीक है। सतत विकास का उद्देश्य क्या है? सतत विकास का उद्देश्य है कि अपने लिए और आने वाले पीढ़ियों के लिए उसका विकास करना। कर हम पूरा डिटेल से बताए थे कि सतत विकास क्या है, मतलब लगातार विकास, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं और 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 नंबर, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह क्या कहलाता है? विकसित देश, पहले बता चुके हैं। और इनमें से किसे पिछड़ा राज्य बिहार को, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये भी बता दिए थे, भारत। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन आ गया आपको कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित है, ठीक है। देखिए यहाँ कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत। और भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित है। देखिए कैसे पूछते हैं। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है? जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि, अधिक वृद्धि, कृषि पर अधिक भार, सूखा एवं बाढ़ का प्रकोप, सभी। एक आंसर हो जाएगा भैया, सभी हो जाएगा। चलिए पहला चैप्टर का जो है ना जितने ऑब्जेक्टिव होना था हम करवा दिए, और इसका जो है ना फुल वीडियो यानी चैप्टर लाइन बाय लाइन नहीं देखे तब बोर्ड यात्रा पर जाइए, वहाँ सब्सक्राइब कीजिए। और इसी प्रकार का चैनल आता है, वीडियो आता ही रहेगा। पूरा 10वां 12वीं का हम उस चैनल पर क्या करेंगे, कंप्लीट करवाएंगे। चैप्टर खत्म हुआ, ऑब्जेक्टिव लेकर के आए, आज ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। अब उसका 2 नंबर वाले और 5 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन है ना वो करवा देंगे, ठीक है। चलिए, और बाकी उम्मीद करते हैं क्या कि आप लोग बोर्ड यात्रा पे जाइएगा। बोर्ड यात्रा पे जाइएगा और चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर रेगुलरिटी बना के रखेंगे। सब वीडियो 10वीं 12वीं का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। जुड़े रहे आप लोग।